एक लड़का सीढ़ियों से खड़े होकर अपनी दादी को आवाज देता है और जब दादी पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि उस लड़के के पीछे आत्मा खड़ी है जो उसको धक्का दे देती है और बेचारा बेकसूर वो लड़का सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। राघव जो कि खुले विचार का था पर उसका पूरा परिवार पिछड़ी सोच का था, खासकर राघव की माँ। राघव के घर में राघव की माँ कुंती की ही चलती थी और ऐसे में राघव लव मैरिज करके कुंती के घमंड को तोड़ देता है। राघव जब पायल को घर लेकर आता है तो कुंती न चाहते हुए भी उसे अपनाने का ढोंग करती है और अपने बेटे को विदेश भेज देती है। राघव के विदेश जाते ही कुंती, सपना और सपना का पति तीनों मिलकर एक दिन पायल के बाल खींचते हुए उसे एक कमरे में ले जाते हैं और पायल का जेठ उसे बेल्ट से मारता है तो वहीं उसकी जेठानी उसे डंडे से। वो सब पायल को मिलकर इतना मारते हैं कि पायल की अधमरी हालत हो जाती है और फिर वो लोग मिलकर पायल को खींचते हुए छत पर ले जाते हैं और उसे छत से नीचे धक्का देने लगते हैं। पर उससे पहले पायल पूरे घर वालों को एक श्राप देती है। तुम सबने मिलकर मेरे साथ जो किया है, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा के मारा है, ठीक उसी तरह से तुम सब मरोगे और लोगों को मारने वाली भी इस घर की बहू ही होगी और मैं उस दिन वापस आऊंगी जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी। पायल की बात सुनकर पूरा परिवार गुस्से में आकर उसे छत से नीचे फेंक देता है। बड़ी ही चालाकी से रात के अंधेरे में पायल की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। अब इसी तरह से एक महीना बीत जाता है पर एक महीने बाद सपना जब अपने कमरे में अकेली सो रही होती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके पैर पकड़कर खींचा है। अब सपना एक झटके में उठकर बैठ जाती है और वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है सिवाय अंधेरे के। उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। अब वो बिस्तर से नीचे उतरती है। सपना ने अभी अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि कोई उसका पैर पकड़कर खींच देता है और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाता है। कौन है? छोड़ो मुझे। माँ जी, रवि के पापा, कोई है? बचाओ मुझे। सपना की आवाज सुनकर पूरा परिवार जो बाहर गार्डन में बैठा था वो सभी भागते हुए आते हैं और वो देखते हैं कि सपना नीचे जमीन पर लेटी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर जोर जोर से चिल्ला रही है। अब कुंती अपनी बहू के मुंह पर पानी की छींटें फेंकती है। मुंह पर पानी गिरते ही सपना उठकर बैठ जाती है और वो अपने पति और सास को सारी बात बताती है। पर कुंती उसकी बात पर विश्वास न करके अपने बेटे से कहती है, देख ले, तेरी बीवी को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ इसका अच्छे से इलाज करवा ले, वरना ये हम सबको पगला देगी। इतना बोलकर कुंती वहाँ से चली जाती है और सपना अपनी सास को जाते हुए देखती है। पर ये क्या, कुंती के साथ एक परछाई चल रही थी जिसे देखकर सपना की बोलती बंद हो जाती है। कुछ देर बाद सपना का पति उसे कमरे में ले जाता है और उसे आराम करने को कहता है। अब इसी तरह से अगली रात जब सपना का पति काम पर से घर आ रहा होता है तो अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है और गाड़ी से उस औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। सपना का पति थोड़ी आगे जाकर गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर उस लाश को देखता है पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक खंबे की लाइट बंद हो जाती है और तेज बारिश होने लगती है। ये क्या, बेमौसम बरसात, और वो जो औरत मेरी गाड़ी के सामने आई थी वो कहाँ गई? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अब सपना का पति गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है पर गाड़ी नहीं चलती, जिस वजह से वो बारिश में भीगता हुआ घर की ओर भागता है। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी हवेली में नहीं किसी खंडर में आ गया हो। अब वो हवेली के अंदर जाता है तो उसके सर के ऊपर से कुछ चमगादड़ और कौवे उड़कर जाते हैं और सपना का पति आंख बंद करके नीचे बैठ जाता है। तभी वहां सपना आती है।
सपना जैसे ही अपनी पति के कंधे पर हाथ रखती है, उसका पति जोर से चिल्लाता है। उसको इस तरह से चिल्लाता देख सपना भी डर जाती है। क्या हुआ आपको? आप इतना डरे क्यों हुए हैं? आपकी इस चीख से मैं भी डर गई। सपना, कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है पायल का श्राप हमें लग चुका है। हमें इस हवेली को जल्द से जल्द खाली कर देनी चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। जो डरावना ख्वाब सपना ने देखा था वही उसके पति के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। साथ ही साथ वो डर कुंती के भी चेहरे पर भी था, जिसके बाद अब वो लोग उस हवेली को खाली कर देते हैं और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर उनके परिवार के लिए बेहतर था। अब इसी तरह से समय गुजरता है और देखते ही देखते 25 साल बीत जाते हैं। पर इन 25 साल में कुंती की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रवि, जो 25 साल पहले 5 साल का था, वो अब 23 साल का हो चुका था। इसलिए कुंती उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढती है जो अमीर घर से हो, जिससे रवि की शादी करने पर कुंती का फायदा हो। और आखिरकार कुंती को लड़की मिल ही जाती है, जिसका नाम परी था। परी अपने घर वालों की इकलौती बेटी थी। घर की सारी प्रॉपर्टी परी के नाम थी। और जब ये बात कुंती को पता चलती है तो वो बिना कोई देरी करे रवि की शादी परी से करवा देती है। पर परी घर में आते ही अपनी दादी सास से कहती है, दादी जी, मैंने तो सुना था कि आपका परिवार इस गांव का सबसे अमीर परिवार है और आप लोग एक आलीशान हवेली में रहते हैं। फिर आप हवेली छोड़कर इस छोटे से घर में क्यों हैं? ये घर तो मेरे घर से भी ज्यादा छोटा है। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे उस हवेली में जाना है। प्लीज उस हवेली में चलिए ना, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। साथ ही अपना दहेज भी ले जाऊंगी। अरे परी बहू, रवि मेरा इकलौता पोता है, इसलिए जितना लाडला रवि है उससे ज्यादा मेरे लिए तू प्यारी है। तुझे हवेली जाना है ना, हम कल ही हवेली शिफ्ट हो जाएंगे। पर मेरी एक बात याद रखना, उस हवेली में एक कमरा है जिसे खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। आज से कई साल पहले कुछ हादसे हुए थे, जिस वजह से पंडितों को बुलाकर बड़ी मुश्किल से मैंने उस कमरे को बंद कर दिया था। और बस यही वजह है कि हमने वो हवेली खाली कर दी। पर हम तेरे लिए उस हवेली में वापस जाएंगे, इसलिए तुझे भी हमारी ये छोटी सी बात माननी होगी। परी भी अपनी दादी सास की सारी बातें मान जाती है और अगली सुबह होते ही पूरा परिवार एक बार फिर से उस हवेली में जाता है। उस हवेली में जाते ही कुंती पुरानी बातें सोच रही होती है कि अचानक से कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है और कुंती डर से सहम जाती है। कुंती दरवाजे की तरफ देखती है। कुंती जैसे जैसे दरवाजे की ओर बढ़ती है, आवाज तेज होने लगती है और अचानक से कुंती के कानों में किसी के पैर की आवाज आती है। कुंती की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था कि तभी उसे किसी की हंसने की आवाज आती है। वो आवाज कुंती के कमरे की खिड़की से आ रही थी। अब कुंती दरवाजा ना खोलकर खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की से बाहर झांकने लगती है। कुंती खिड़की के बाहर झांक ही रही होती है कि अचानक से खिड़की का दरवाजा बंद हो जाता है और खिड़की के दरवाजे से कुंती की सर पर चोट लग जाती है और कुंती अपना सर पकड़कर खड़ी हो जाती है कि तभी उसे दूर खड़ी पायल दिखाई देती है। पायल को देखकर कुंती की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो जल्दी से दरवाजे की पास भागती है, पर उसकी साड़ी का पल्लू खिड़की में फंस जाता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। अब कुंती डरती हुई पीछे की ओर देखती है, जहां वो देखती है उसकी साड़ी का पल्लू खिड़की में अटका है। अब जल्दी से कुंती अपना पल्लू निकालकर बाहर जाती है, जहां रवि और परी उसके सामने केक लाकर खड़े हैं। हैप्पी बर्थडे दादी जी। दादी जी क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? आपने कोई भूत देख लिया क्या? नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अकेले ही अपने कमरे की सफाई कर रही थी, इसलिए इतना पसीना आ रहा है। इतना बोलकर परी और रवि कुंती का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाते हैं, पर अब भी कुंती का सारा ध्यान अपने कमरे पर ही था।
कुंती पीछे मुड़कर देखती है और उसे दीवार पर किसी की परछाई नजर आती है। उस परछाई का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। कुंती ये बात घर वालों को बताती उससे पहले वहां गांव के कुछ लोग जमा हो जाते हैं, जिस वजह से कुंती किसी को कुछ बता नहीं पाती। और केक कट करने के बाद पूरा परिवार खाना खाकर आराम से अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कुंती की आंखों में अब तक नींद नहीं थी, तो वहीं दूसरी ओर सपना आराम से सो रही थी। इसी बीच सपना के पति की आंख खुलती है और वो पानी लेने के लिए किचन में जाता है, जहां उसे किसी की हंसने की आवाज आती है। वो आवाज जानी पहचानी थी। सपना के पति के हाथ से बोतल छूट जाती है और वो डरते हुए पीछे की ओर देखता है, जहां वो किसी औरत को फर्श पर बैठकर रोता हुआ देखता है। उस औरत के सारे बाल आगे थे। उसने अपना सर अपने घुटनों पर रखा हुआ था और उसने अपने दोनों हाथ से अपने पैरों को पकड़ा हुआ था। उस औरत को अपने सामने देखकर सपना के पति की सांस थम जाती है और वो हकलाते हुए बोलता है, कौन हो तुम? उसके इतना कहते ही वो औरत अपना सर ऊपर करती है और एक काला धुआं बनकर सपना के पति के कान में घुस जाती है और सपना का पति वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब अगली सुबह पूरा परिवार सपना के पति की लाश को पाता है। ये देखकर कुंती समझ चुकी थी कि ये सब क्यों हो रहा है, तो वही सपना अकेले में कुंती से कहती है, माँ जी, आप मानो या ना मानो, उसका श्राप हम पर पड़ चुका है। वो वापस आ गई है। वो हम सबको मार डालेगी। उससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बहू, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तेरा दिमागी वहम है। और हम अगर इस हवेली से गए तो रोड पर आ जाएंगे। जानती है ना, हमारे पास कुछ नहीं बचा। सपना बार बार कुंती को समझाने की कोशिश करती है, पर कुंती सपना की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। कुंती के वहां से जाते ही कोई सपना के पीछे से उसके बाल खींचता है और उसे घसीटते हुए पायल के कमरे में ले जाता है। पायल के कमरे में आते ही सपना डरी सहमी चारों तरफ देखती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं लोगों की बात में आ गई थी। सपना को महसूस होता है मानो जैसे कोई उसे डंडे से मार रहा हो। अब सपना खुद को बचाने के लिए कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सपना नीचे गिर जाती है और उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है, जहां वो देखती है कि एक औरत जिसके सारे बाल आगे है वो धीरे धीरे सपना की तरफ बढ़ रही है। जहां वो औरत सपना की तरफ बढ़ रही थी, सपना खुद को बचा पाती उससे पहले ही वो औरत सपना के ऊपर वार कर देती है और सपना जोर से चिल्लाती है। सपना की आवाज सुनकर सब उस कमरे की ओर भागते हैं और देखते हैं कि सपना की भी मौत हो गई। ये सब क्या हो रहा है दादी? दादी, अभी पापा को गुजरे 2 दिन भी नहीं हुए थे और माँ भी चल बसी। आखिर ये मौत कैसे हो रही है? दादी, कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। अब मुझे कोई सवाल मत करना, समझे तुम? इतना बोलकर कुंती वहां से जाने लगती है। अब रवि भी कुंती के पीछे जाता है और सीढ़ियों से खड़े होकर अपने दादी को आवाज देता है। और जब कुंती पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ वो रवि के पीछे पायल की आत्मा को देखती है, जो रवि को धक्का दे देती है और बेचारा बेकसूर रवि सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुंती अपनी आंखों के सामने अपना परिवार की मौत देखती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ देर बाद पायल की आत्मा कुंती के एकदम पास आती है और उसके पैर तोड़ देती है, जिस वजह से कुंती अपाहिज हो जाती है। तभी वहां परी आती है और अपनी दादी सास को सहारा देकर उसे चेयर पर बिठाती है और उसके सामने बैठ जाती है। कुंती अब परी को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो परी को भाग जाने के लिए कहती है। परी बहू, तू यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जा। उसने सबको मार दिया, वो तुझे भी मार देगी। दादी जी, कुछ नहीं होगा, वो मुझे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बुआ यहाँ मुझसे बदला लेने नहीं बल्कि आप लोगों से लेने आई है। उन्होंने आपके परिवार को खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह अब वो आपको भी मार देगी, जैसे आपने उन्हें मारा था। परी की ये बात सुनकर कुंती के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कुंती समझ जाती है कि परी कोई और नहीं
बल्कि पायल की वही भतीजी है जिसकी शादी राघव अपने भतीजे रवि से करवाना चाहता था। पायल कुंती को भी वही दर्दनाक मौत देती है जो उसने पायल को दी थी। अभी कुछ दिनों पहले ही राघव और नीलिमा की नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले उन्हें एक दूसरे को जानने का समय ही नहीं मिला, इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही राघव उसे हनीमून पर मनाली ले आया। चारों तरफ कोहरा और बर्फ से ढकी हुई इमारतें, जिनका नजारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। दिन भर बर्फ की उन वादियों में घूमते हुए वो दोनों भी बहुत थक चुके थे। राघव, चलो ना होटल चलते हैं, मुझे बहुत थकान हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। होटल रूम में वापस आकर नीलिमा खुद को रिलैक्स करने के लिए एक हॉट शॉवर लेने चली गई। वो अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठाकर पानी की गर्म बूंदों से अपने चेहरे को धो रही थी कि तभी अचानक शॉवर से पानी की जगह गहरे लाल रंग के खून की बूंदें बहने लगी। शॉवर से बहते उस खून को देखकर नीलिमा डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी शॉवर से बहता वो खून अचानक और तेज बहने लगा। नीलिमा ने डर के मारे जल्दी से उस शॉवर को बंद किया और कपड़े पहनकर बड़ी ही हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर आ गई। अरे क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बाथरूम में। बाथरूम में क्या? अरे हाँ, बाथरूम में तुम्हारे गाना गाने की आवाज आ रही थी। बहुत सुरीला गाती हो यार तुम। गाना गाना लेकिन मैंने तो कोई गाना गाया ही नहीं है। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो? खैर वो सब छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। डिनर के लिए रेडी होने के लिए नीलिमा ने अपनी ग्रे कलर की साड़ी पहनी और शीशे के सामने बैठकर तैयार होने लगी। तभी शीशे में उसे अपने पीछे खड़ी एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी दो भयानक आंखें बेहद बुरी तरह से उसे घूर रही थी। डर के मारे नीलिमा अचानक शीशे के सामने से उठी। तभी एक बहुत तेज आवाज के साथ वो शीशा टूटकर जमीन पर बिखर गया और उस शीशे का एक टुकड़ा नीलिमा की कलाई में घुस गया। ये सब देखकर राघव दौड़ता हुआ नीलिमा के पास आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। अरे बाप रे बाप, ये कांच तो तुम्हारे कलाई में घुस गया। लाओ मैं इसे निकाल देता हूँ। राघव ने नीलिमा की कलाई से कांच निकालकर उसके हाथ पर बैंडेज किया और होटल के रूम की कंप्लेंट करके दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। वो दोनों ही एक नए जोड़े की तरह एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। एक बात कहूँ तुमसे, तुम सच में बहुत सुंदर हो। अरे आप ऐसा मत कहिए, मुझे शर्म आ रही है। एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए वो दोनों कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन जब नीलिमा सोकर उठी तो खुद को उस कमरे में देखकर अचानक से चौंक कर उठ गई। राघव, हम इस रूम में कैसे आ गए? हम तो दूसरे रूम में थे ना। अरे भूल गई क्या? कल रात को उस रूम का शीशा टूट गया था, इसलिए मैंने रूम चेंज कर लिया था। क्या? अगर ऐसा हुआ था तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? क्या मतलब? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं? हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस मुझे सब पता है कि तुम ये सब भूलने का नाटक क्यों कर रही हो। वैसे जो भी हो, कल रात मेरे लिए बहुत खास थी। नीलिमा को राघव की कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद भी कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। चलो जल्दी उठो, हमें घर के लिए निकलना है। गांव में माँ हमारा इंतजार कर रही है। राघव काफी लंबी ड्राइव करके नीलिमा के साथ अपने गांव रत्नापुर पहुंचा। वहां दरवाजे पर उसकी माँ आरती की थाली लिए उनके इंतजार में खड़ी थी। उन्होंने उन दोनों की आरती उतारी और अपनी बहू के सिर से एक नींबू को वार कर अपनी चौखट के बाहर रख दिया। लेकिन तभी उस नींबू का रंग अचानक से बिल्कुल लाल हो गया और वो एक भयानक विस्फोट के साथ फूट गया। उस नींबू से निकला लाल रंग नीलिमा के पूरे कपड़ों पर फैल गया। हे भगवान, ये हमारी नई वधू के साथ कैसा अपशगुन हो गया। बेटा, जरूर मेरी बहू पर किसी काले साए की नजर है।
मैं अभी के अभी इसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती हूँ। अरे माँ, क्या तुम भी? एक नींबू ही तो था, इतना क्यों घबरा रही हो? और ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो नीलिमा, तुम मेरे साथ अंदर चलो। उस रात तो राघव अपनी माँ की बात को अनसुना कर नीलिमा को घर के अंदर ले गया, लेकिन उस रात के बाद नीलिमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका पूरा शरीर किसी मुर्दा इंसान की तरह सफेद पड़ने लगा। उसे खून की उल्टियां होने लगी। समझ नहीं आ रहा इसे आखिर हो क्या गया है। इतने डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद भी इसकी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, लेकिन वहीं इसकी हालत देखूं तो ये क्या हो रहा है इसके साथ? बेटा, मैं कह रही हूँ, बहू पर कोई ऊपरी साया है। इसे मेरे साथ तांत्रिक बाबा के पास लेकर चल। प्लीज अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ माँ। मैं पहले ही इन बातों से बहुत पक चुका हूँ। आइंदा मेरे सामने किसी तांत्रिक का नाम मत लेना। मुझे 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग में बेंगलोर जाना है, तो प्लीज तुम नीलिमा का ध्यान रखना। अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता, और प्लीज मेरे पीछे कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं। राघव की माँ अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बहू पर कोई बुरी शक्ति हावी है, इसलिए उन्होंने राघव के घर से जाते ही तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाया। बाबा, अब तो आप ही मेरी बहू को ठीक कर सकते हैं। जब से बेचारी यहाँ पर आई है, तब से इसकी हालत एक अधमरे इंसान जैसी हो गई है। तू चिंता मत कर बच्चा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे इस बच्ची से एकांत में बात करनी है, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इस दरवाजे के अंदर मत आना। हाँ, ठीक है बाबा। बाबा की बात मानकर गंगा कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से बाहर चली गई। तभी तांत्रिक बाबा ने अपने झोले से एक छोटी सी काले रंग की पोटली निकाली और उसे नीलिमा के सर पर वारने लगे। तभी अचानक नीलिमा की आंखें लाल होने लगी। वो बाबा को बेहद गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है इस बच्ची को? छोड़ दे इसके शरीर को और चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी, इसके शरीर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसे परेशान कर रही है तू? तू कुछ भी कर ले तांत्रिक, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस काली पोटली को फिर से नीलिमा के सर पर घुमाने लगे। तभी अचानक नीलिमा का शरीर पूरी तरह कटने लगा और वो तांत्रिक बाबा के पूछे हुए सवालों का बेहद गुस्से में जवाब देने लगी। अपने सभी सवालों का जवाब मिलने के बाद तांत्रिक बाबा ने नीलिमा के शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे एक बेहद ही डरावना दिखने वाला काला साया उसके शरीर से बाहर निकलकर बहुत तेजी से उस कमरे से गायब हो गया। थोड़ी ही देर में नीलिमा बिल्कुल शांत हो गई। तभी तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर नीलिमा के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है तांत्रिक बाबा? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही सच है बच्चा। अगर तुझे खुद को बचाना है तो वो करना होगा जो मैंने तुझसे कहा है। अपनी हिम्मत को टूटने मत देना बच्चा। बजरंगबली का नाम लेना। राघव के घर आने तक नीलिमा ने 2 दिन तक पूरे दिन हनुमान चालीसा का जाप किया, जिससे वो बुरी शक्ति उस पर हावी ना हो सके। बुरी शक्ति से नीलिमा की रक्षा करने के लिए तांत्रिक बाबा ने उसके हाथ पर एक सुरक्षा तावीज भी बांधा हुआ था, लेकिन नीलिमा ने उस तावीज को अपने कपड़ों से ढककर रखा था, जिससे राघव की नजर उस पर ना पड़े। वो जानती थी कि अगर राघव की नजर उस पर पड़ी तो वो बहुत गुस्सा होगा। 2 दिन बाद राघव अपने घर आया तो नीलिमा की तबीयत में सुधार देखकर वो बहुत खुश हुआ। तभी नीलिमा ने उससे कहा, राघव, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज नीलिमा? अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, तुम बस मेरे साथ चलो। नीलिमा ने राघव की आंखों पर पट्टी बांधी और 2 घंटे की ड्राइव करके उसे अपने साथ एक बंद पड़े घर के कमरे में ले गई, जो देखने में किसी खंडर की तरह लग रहा था। अरे बाबा, अब तो मेरी आंखें खोलो, मैं भी तो देखूं।
मेरे लिए क्या सरप्राइज है? नीलिमा ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई तो उस जगह को देखकर राघव के होश उड़ गए। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? क्या बकवास है ये सब? बकवास नहीं, यही तो हकीकत है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब जान चुकी हूँ मैं। अब खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी मैं तुम्हें। नीलिमा की ये बात सुनकर राघव शैतानियत भरी हंसी के साथ जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो मतलब तुम सब कुछ जान ही गई, लेकिन तुमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा लौटकर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? मेरी जिंदगी और मौत का फैसला तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तुमने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को मेरे शरीर में प्रवेश दिलवाने के लिए मुझसे शादी की। उसकी आत्मा के साथ रहने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तो क्या करता मैं? बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उस रात उस एक्सीडेंट में मैं तो बच गया, लेकिन मेरी गरिमा नहीं बच पाई। खो दिया मैंने उसे, लेकिन उसके बिना एक पल भी मैं चैन से नहीं जी पाया। यहीं पर आकर उसके मुर्दा शरीर को देखता था मैं हर रोज। यहीं पर संभाल कर रखा है मैंने मेरी गरिमा को। उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुक्त हो, और ना ही वो ऐसा चाहती थी। वो भी मेरे साथ रहना चाहती थी। तुम जो हर रोज सुबह कहती थी ना कि मुझे रात की कोई बात याद नहीं, वो भी इसीलिए क्योंकि हर रात मेरे साथ तुम नहीं, मेरी गरिमा होती थी। तुम पागल हो चुके हो। इतना सब करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैं जानती हूँ कि आने वाली पूर्णिमा को मुझे मारकर तुम तांत्रिक क्रिया के जरिए उस आत्मा को हमेशा के लिए मेरे शरीर में प्रवेश करवाने वाले थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी उस औरत का साया नीलिमा के शरीर के बेहद करीब से बड़ी तेजी से गुजरता हुआ उसके सामने हवा में उड़ने लगा और बहुत ही डरावनी आवाजें निकाल कर नीलिमा की रूह को दहलाने लगा। अच्छा, तो अब बताओ कैसे रोकोगी मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। तांत्रिक बाबा को अपने सामने देखकर राघव की रूह कांप गई। तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को अपनी तरफ किया और उस कमरे के अंदर मंत्रों से अभिमंत्रित विभूति को छिड़क दिया। देखते ही देखते वो कमरा अग्नि की लपटों से भर गया, जिससे डरते हुए उस भयानक साये और राघव के जोरों से चीखने की आवाजें आने लगी और वो साया काफी तेजी से घर में एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगा। तभी तांत्रिक बाबा नीलिमा को उस घर से बाहर ले आए और कुछ ही देर में वो पूरा घर जलकर धुआं धुआं हो गया। अगर तुमने हिम्मत न दिखाई होती तो वो शैतान तुम्हारी जान ले लेता। उसकी पत्नी की आत्मा की मुक्ति के साथ उसकी मृत्यु भी जरूरी थी। अगर वो जिंदा बच जाता तो फिर से किसी और की जिंदगी के साथ ऐसा कुछ कर गुजरता। जाओ बेटी, आज से तुम मुक्त हो। इतना कहकर तांत्रिक फिर से शमशान की ओर चल पड़ा। शायद उसे फिर से किसी के बुलावे का इंतजार था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।